हेलो बच्चे, कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड बेटा। चलिए बच्चे, जैसे हमने देखा इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया एग्जामिनेशन का, जहां पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो उस बात को हम दिमाग में रखते हुए सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के एमटीपीज को टेक ओवर करते हैं लास्ट कुछ इयर्स के। अब जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी बेसिकली जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, इफेक्टिव हुआ था, अपॉइंटेड हुआ था और इसको एग्जाम में कवर किया गया था जून 18 ऑनवर्ड्स। तो सबसे पहले अब हम जून 2018 ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट के एमटीपीज को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इंटरमीडिएट का जून 18 का पैटर्न देख रहे हैं। सर जून 18 में जून 2018 के अंदर सेट 1 आया था, जिसमें 2 पार्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स दिया था, पार्ट ए जीएसटी एंड पार्ट बी कस्टम्स। इसमें हम देखते हैं अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, मैच द फॉलोइंग थे। तो एक बार हम क्विकली ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं जो मैक्सिमम कोर्स को भी कवर करेंगे और हमारे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइएगा बेटा, सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर नहीं है इसमें से? सर क्या इनडायरेक्ट टैक्स का रिग्रेसिव नेचर होता है? याद कीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लास हमने देखा था, रिग्रेसिव नेचर का लिटरल मीनिंग होता है सर 2 तरह से टैक्सेशन लगती है, या तो प्रोग्रेसिव नेचर की या रिग्रेसिव नेचर की। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि भाई साहब जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम उससे टैक्स ज्यादा लेते जाएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स में होता है। हाउएवर रिग्रेसिव का मतलब होता है कि टैक्स तो सेम ही रहेगा, हर एक पे टैक्स का रेट सेम रहेगा, फिर भले ही बंदे की कमाई कम हो, ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो। तो बताइए क्या इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है? यस सर, अगर इस पेन के ऊपर 10 रुपए के पेन पे 7 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा है तो वो 7 रुपए सबको देने होंगे, चाहे गरीब बायर हो या अमीर बायर हो। उनकी परचेजिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनपे टैक्स का कोई बर्डन कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, तो रिग्रेसिव नेचर फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का। सेकेंडली, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई बेस्ड टैक्स है? यस सर, जीएसटी सप्लाई बेस्ड टैक्स है। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, जब भी सप्लाई होगी गुड्स और सर्विसेज की तभी ये टैक्स लगेगा, यानी ये फीचर भी है। देन थर्डली वो कह रहा है रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन के रेट ऑफ टैक्स अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक इनकम टैक्स, जैसे वहां पे स्लैब दिया होता है अकॉर्डिंग टू देयर टैक्सेबल इनकम रेट ऑफ टैक्स बढ़ाते जाते हैं। क्या ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स में होता है? नहीं सर, ये फीचर इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं है। एंड देन फोर्थली वो कहता है नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कंसेप्ट। यहाँ पे प्रीवियस असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है, जिस साल का टैक्स लायबिलिटी है उसी साल में डिपॉजिट होता है। तो सर फोर्थ फीचर है, थर्ड फीचर नहीं है। Therefore, your answer will be part C. Clear है? Second question. Goods and service tax has been implemented in India, very simple, with effect from 1st July 2017, जिसको हम अपॉइंटेड डेट भी कहते हैं। वो डेट जिस दिन इंडिया में जीएसटी अपॉइंट हुआ था, तो इसको अपॉइंटेड डेट भी कहा जाता है। ठीक है जी, सेकंड का हो गया पार्ट ए। देन थर्डली वो बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम याद कीजिए सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन थी, वहां पे उन्होंने उसके फीचर्स दिए थे। वेयर एज आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 हमें बताता था प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। ठीक है जी, अब वो कह रहा है सर इसमें से कौन से लोगों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा? पहला, persons engaged in supply of service other than restaurant and outdoor catering। अब ये प्रोविजन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। हम एमटीपी कब का पढ़ रहे हैं? जून 2018 का। और अभी एज ऑफ नाउ कंपोजिशन स्कीम में चेंज आ गया है, जहां पे अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज पे भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट ए का अब कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। सेकेंडली वो बात कर रहे हैं persons engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax, यानी नॉन टैक्सेबल गुड्स के अंदर कोई डील कर रहा है, यस सर ये पर्सन एलिजिबल नहीं है। देन persons engaged in making interstate outward supply, यस सर ये पर्सन भी एलिजिबल नहीं है। देन फोर्थली वो कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो टेक्निकली स्पीकिंग जून 18 के अटेम्प्ट के लिए डी आंसर था, बट अब फिलहाल
ड्यू टू अमेंडमेंट इन कंपोजिशन स्कीम ये क्लॉज इफेक्टिव नहीं रह गया, क्योंकि अब लॉ मेकर कहता है कि सर अदर देन रेस्टोरेंट सप्लायर के अलावा कोई और सर्विसेज भी आप दे रहे हो और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक का है, तो आप भी कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हो, जहां पे नॉर्मल रेट के बजाय आपको 6% के रेट से जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। देन फोर्थ क्वेश्चन वो बात कर रहा है द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज यूज्ड बाय कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन। सर कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन जो है उनको कौन से फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसमें याद रखिएगा जीएसटीआर 4 होता है। ठीक है जी। जीएसटीआर 4 जो होती है वो कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन फाइल करते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन में वो बात कर रहा है मिस्टर टी अ थीफ हैज स्टोलन मोटर बाइक एंड सेल द मोटर बाइक टू क्यू। टी एक चोर है, उसने पीछे से मोटर बाइक को चोरी किया, स्टील किया और फिर आगे इसे मिस्टर क्यू को बेच दिया। ठीक है जी। नाउ इट इज इलीगल टू स्टील ए मोटर बाइक। सर चोरी करना इलीगल है, गलत काम है। ठीक है। और सेल ऑफ मोटर बाइक, अब ये चोरी की हुई जो मोटर बाइक आगे बेची, क्या इसको हम सप्लाई मानते हुए इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे? पहला पार्ट। सेकेंडली वो कह रहा है सप्लाई होगी लेकिन इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगी। तीसरा वो कह रहा है सर ये सप्लाई ही नहीं होगी, और चौथा वो कह रहा है कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा बेटा सप्लाई चैप्टर, वहां पे फर्क बताया गया है इलीगल वर्सेस प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज के अंदर। अब प्रोहिबिटेड का मतलब लिटरली होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल अवैध है, जिसे प्रतिबंध किया हुआ है, बैन किया हुआ है, लाइक ड्रग्स, नारकोटिक्स। आप देख ही रहे हैं इन दिनों पिछले कुछ टाइम में ड्रग्स का बहुत बड़े रैकेट्स पकड़े गए, बहुत सारे फिल्म आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट को कवर किया गया इसके अंदर नारकोटिक्स में डील करते हुए, उसको कंज्यूम करते हुए। तो सर ये एक टोटली प्रोहिबिटेड आइटम है, कोई भी नशीले पदार्थ को ओपनली कंज्यूम नहीं कर सकता। ओपनली का मतलब है आप डायरेक्टली उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, ये नशीले पदार्थ फार्मास्यूटिकल कंपनी जरूर यूज करती है कुछ दवाइयों को बनाने में, लाइक ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया वगैरह यूज होता है, सो दैट पेशेंट को ऑपरेट करते वक्त उसको साइलेंट कर दिया जाए, उसको बेहोश कर दिया जाए, सो दैट उसे तकलीफ ना हो। तो सर ये नशीले पदार्थ फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयों में जरूर यूज कर सकती है, लेकिन इनको डायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम कह दें कि टी ड्रग्स में डील कर रहा है, हेरोइन में डील कर रहा है, नारकोटिक्स आइटम में डील कर रहा है, तो सर वो प्रोहिबिटेड होगा, फिर वो सप्लाई में कवर नहीं होगा। रेदर वहां पे टी को पनिशमेंट दी जाएगी, उनको स्ट्रिक्टली जो भी कड़े से कड़े लॉ होते हैं इसको लेके उसके ऊपर वो अप्लाई किए जाएंगे, पनिशेबल किया जाएगा उन्हें। वेयर एज इलीगल का मतलब होता है कि सर यहाँ पे जो गुड्स हैं वो बैंड नहीं है। अब मोटर बाइक है तो ये बैन थोड़ी ना है, मोटर बाइक को आप खरीद के बेच सकते हैं, लेकिन आपने उस गुड्स की ओनरशिप गलत तरीके से एक्वायर की, चोरी की, तो सर वो इलीगल एक्टिविटी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इलीगल एक्टिविटी सप्लाई है, बट प्रोहिबिटेड एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाती। ये आपको ध्यान रखना होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड प्रोहिबिशन। तो जब भी हम इलीगल आइटम की बात करेंगे, अगर इलीगली आपने मोटर बाइक विच इज लीगल, इसको आपने इलीगली गलत तरीके से चोरी करके आगे बेचा है, तो सर ये सप्लाई है और इस पे आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। यानी ये इलीगल सप्लाई भी सप्लाई मानी जाती है और इस पे जीएसटी लगेगी, क्योंकि सर ऐसा नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर चोरों को तो और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी। चोर कहते हैं कि भाई हम चोरी करके माल को बेचेंगे तो कोई जीएसटी नहीं है, वेयर एज अगर हम खरीद के माल को बेचते तो जीएसटी लग जाती। तो ऐसे में तो चोरों को और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी कि चलो चोरी करके ही बेचते हैं, हम माल खरीद के क्यों बेचें। तो लॉ मेकर ने कहा नहीं सर, जैसे किसी लीगल पर्सन के ऊपर जीएसटी चार्ज हो रही है, वैसे ही आप पे भी जीएसटी चार्ज होगी अगर आप लीगल आइटम्स में डील कर रहे हो, भले ही आप उन्हें इलीगली क्यों ना एक्वायर कर रहे हो। तो इलीगल आइटम सप्लाई में आएगा, जीएसटी लगेगी, वेयर इज प्रोहिबिटेड आइटम जो बैंड है लाइक नारकोटिक्स एंड ऑल, वो सप्लाई में कवर नहीं होंगे, उनपे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगी, रादर वहां पे पनिश किया जाएगा टू द रिस्पेक्टिव पर्सन। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिफ्थ केस में आंसर हो गया आपका पार्ट ए। भले ही टी चोरी की हुई बाइक आगे बेच रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई है और इस पे जीएसटी चार्ज की जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। नेक्स्ट
जून 18 में उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने ट्रू एंड फॉल्स की बात की। याद रखना बेटा, अगर एग्जामिनर ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहा है तो आपको जवाब भी ट्रू एंड फॉल्स में ही देना है। कई बार बच्चों से सिली मिस्टेक हो जाती है, एग्जामिनर ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है और आप करेक्ट इनकरेक्ट में जवाब दे देते हैं, या एग्जामिनर करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है, आप ट्रू एंड फॉल्स में जवाब दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस पैटर्न में एग्जामिनर आपसे सवाल कर रहा है आपको उसी में उनका जवाब देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो जीएसटी है वो स्टेट वाइज पैन बेस्ड 15 डिजिट नंबर होता है। इज इट करेक्ट और नॉट? इज इट ट्रू और नॉट? सर आंसर विल बी ट्रू। याद कीजिए, हमने देखा था जीएसटीएन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और हर स्टेट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया जाता है। और यहाँ पे जो बेस होता है वो पैन वाइज होता है, यानी एक पर्सन है जिनका एक पैन नंबर है, तो सर उनके अगर 3 अलग अलग स्टेट्स में, लेट्स से दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु में ऑफिसेज हैं, तो तीनों स्टेट्स के लिए उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेने होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि 15 डिजिट के नंबर में बीच के जो 10 डिजिट होते हैं वो पैन के होते हैं, वो कॉमन रहेंगे तीनों में। एंड के जो स्टेट कोड होंगे और जो नंबर ऑफ प्रीमाइसेस होंगे वो डिफर कर जाएंगे। तो यस सर, आंसर विल बी ट्रू। ठीक है जी, ये बिल्कुल स्टेट वाइज पैन बेस्ड 15 डिजिट नंबर होता है। सेकेंडली वो बात कर रहा है रिकवरी एजेंट सर्विसेज टू बैंकिंग और एनबीएफसीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। नहीं सर, एग्जामिनर अननेसेसरली आपको कंफ्यूज कर रहा है। मैम हमने कहीं रिकवरी एजेंट सर्विसेज के बारे में पढ़ा तो था, बिल्कुल पढ़ा था बेटा आपने, लेकिन आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लॉ मेकर कहता है कि सर जब भी रिकवरी एजेंट बैंकर्स के लिए काम करते हैं, बैंकर्स के बोरोवर से, जिन्होंने बैंकर्स से पैसे उधार लिए थे, उनसे पैसा रिकवर करके लाते हैं, ईएमआई रिकवर करके लाते हैं, उनकी इस सर्विस पे बैंकर को या एनबीएफसी को जीएसटी पे करनी होगी, ना कि रिकवरी एजेंट जीएसटी पे करेंगे। तो ये कंसेप्ट आरसीएम में एप्लीकेबल होता है, इसका एग्जेम्पशन से कुछ लेना देना नहीं है। देयरफॉर योर आंसर विल बी फॉल्स हियर। ठीक है जी, यहाँ पे फॉल्स रहेगा आंसर। थर्डली अगला वो बात कर रहा है द फ्रीक्वेंसी टू फाइल GSTR1 इज मंथली। सर मंथली फाइल होती है, बिल्कुल सर करेक्ट है, ट्रू है। ये मंथली जाती है जनरली अगले महीने की 10 तारीख तक। ठीक है जी, तो ये ट्रू हो गया। देन फोर्थली वो बात कर रहे हैं जीएसटी इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। सर इनिशियली जब 1 जुलाई 2017 को ये लॉ पास हुआ था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ था, बट सब्सिक्वेंटली एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी आफ्टर 7 डेज जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भी इस लॉ को एक्सेप्ट कर लिया था और वहां पे ये एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 8 जुलाई 2017। यानी होल ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई से, बट जेएनके में एप्लीकेबल हुआ था 8 जुलाई से। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आज की बात हम करें तो सर जम्मू कश्मीर पे भी ये लॉ इक्वली एज इट इज लग रहा है जैसे होल ऑफ इंडिया में लग रहा है। देयरफॉर ये प्रोविजन फॉल्स है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। इट इज एप्लीकेबल टू जेएनके ऑल्सो। देन फिफ्थली वो बात कर रहा है गुड्स सेंट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस, इज इट अ सप्लाई? याद कीजिए सर, हमने टाइम ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन किए थे। हमने देखा था सर एक बंदे ने, एक पर्सन है मिस्टर ए, वो सामान को आगे दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सामान को बेचा नहीं है। उन्होंने कंडीशन डाली है कि अगर कंज्यूमर चाहे तो, लेट्स से ए ने सी को दिया और ए ने सी को कहा कि आप जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तब तक हम सेल नहीं मानेंगे। और ऐसे में ए ने सी को लेट्स से 6 मंथ्स का टाइम दे दिया और सी को कहा कि 6 महीने में अगर आपको सामान पसंद आए तो आप रख लीजिएगा, नहीं तो आप सामान वापस कर सकते हैं। और सी ने सामान विद इन 6 मंथ्स रिटर्न कर दिया। तो अब लॉ मेकर पूछ रहा है कि ये सामान जो अप्रूवल बेसिस पे गया था और कंज्यूमर ने इसे रिटर्न कर दिया विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, 6 महीने में माल रिटर्न कर दिया, क्या इसको सप्लाई मानेंगे? लॉ मेकर कहता है नहीं सर, ये सप्लाई नहीं है।
सप्लाई तो हम तब मानते हैं जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। अगर गुड्स की बात है तो टेंजिबल मूवेबल आइटम की ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। और अगर सर्विस की बात है तो सर यहाँ पे सर्विस के केस में आपने रेंट वगैरह पे दिया हो, लाइक हायर परचेज केस है, तो ऐसे में तो हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस गई है और वहां पे माल रिटर्न हो गया है तो उसको सेल कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो गुड्स सेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन रिटर्नेबल बेसिस इज नॉट अ सप्लाई। ध्यान रखिएगा, ये सप्लाई नहीं है। देयरफॉर हियर आंसर विल बी फॉल्स। अगर आप इसको सप्लाई मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर ऐसे में आपने इनिशियली इसको सप्लाई मानते हुए इस पे जीएसटी दे दी और आगे चल के पता लगा माल तो रिटर्न होके आ गया, तो ऐसे में जब माल रिटर्न होके आया आप यहाँ पे जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं या उसको एडजस्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाई है ही नहीं और जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक जीएसटी चार्ज हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा? फर्दर थर्ड क्वेश्चन जो पैटर्न में आ रहा है हमारे एमटीपी के, दैट इज ऑल अबाउट मैच द फॉलोइंग। सर मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे 2 कॉलम दिए, आपको कनेक्ट करके बताना है। सर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं, डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई नहीं, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। यस, तो सर ए का आंसर हो गया ई। ठीक है जी। देन डोनेशन, डोनेशन क्या जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करती? यस सर, इसका आंसर हो गया ए। डोनेशन हो या चैरिटी हो जिसमें वन वे एक पर्सन दूसरे को डोनेट कर रहा है, पैसा दे रहा है, लाइक आप ऑन रोड जा रहे हैं और आप रोड पे खड़े बेगर को भीख दे रहे हैं, तो सर क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? नहीं, उसके बदले बेगर ने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो जब भी आप कोई चैरिटी देते हैं, डोनेशन देते हैं, उसके बदले आप कुछ नहीं लेते, देयरफॉर वो सप्लाई नहीं होता। हमने सप्लाई के चैप्टर में देखा था सर देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, और 4 केसेस हमने वहां पे देखे थे जहां पे कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो डीम्ड सप्लाई थी। और उन 4 में पहला केस था आर से रिलेटेड पार्टी, एंड देन बी से हमने देखा था बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर, आई से हमने देखा था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, एंड देन कोई भी एजेंसी की एक्टिविटी है। तो सिर्फ इन 4 केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं होती थी तो सप्लाई था, लेकिन डोनेशन और चैरिटी इन चारों में ही कवर नहीं होगी। देयरफॉर सर इसको हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, ये कभी भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, और जब सप्लाई नहीं होगी तो इट डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। थर्डली वो बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। सर हिमाचल प्रदेश इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है जी। देन जीएसटीआर 2, सर इट इज अ रिटर्न जिसके अंदर इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती हैं, और आईजीएसटी जो है दैट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लेता है ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, और जो भी उसका हिस्सा बनता है 50% का वो अपने पास रखता है, और रिमेनिंग रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देता है जहां पे डेस्टिनेशन होती है सप्लाई की, जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई एस्टैब्लिश होती है। ठीक है बेटा। देन फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है दैट इज ऑल अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक बार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है रूम्स इन अ होटल और लॉज आर लेट आउट वेयर टैरिफ पर डे पर रूम इज डैश और मोर इज अ टैक्सेबल सप्लाई। याद कीजिए सर यहाँ पे 1000 रुपए की लिमिट है। हमने देखा था सर 1000 रुपए से कम का अगर टैरिफ है पर डे का तो उस होटल रूम का जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर का टैरिफ हो जाएगा तो जीएसटी शैल बी टैक्सेबल। सेकेंडली वो बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो किसमें ग्रांट होता है? सर इसका फॉर्म नंबर होता है जीएसटी REG 06। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपने देखा होगा सर 06 के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होती है। थर्डली वो कह रहा है द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विल बी दी। सर पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज याद कीजिए, इसका ये सर्विसेज थी सेक्शन 12 में आता था, और हमने देखा था टेलीकम्युनिकेशन लाइन डाली हुई है यानी 2 पैरेलल लाइन है। सबसेक्शन 11 सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती थी? सर हमने देखा था अगर पोस्ट पेड है तो उनका बिलिंग एड्रेस विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप लिख के आ सकते हैं बिलिंग एड्रेस अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे सेक्शंस हैं ऑफ IGST एक्ट 2017 के। ठीक है जी। देन फोर्थली अगला वो बात कर रहा है मिस्टर सी
a practicing cost accountant provided services to the Institute of Cost Accountants of India by way of teaching to students. मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मैं आईसीआई में बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, तो क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है? सो इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान रखिएगा मैम। लेकिन हमने एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी रिकॉग्नाइज बॉडी है, स्कूल है, कॉलेजेस है, रिकॉग्नाइज्ड या ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं लाइक आईसीआई, इनके द्वारा दी गई सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होती हैं। बिल्कुल होती है बेटा, बट ध्यान रखिएगा आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अगर स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो स्टूडेंट को जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन आईसीआई को सर्विसेज दे रहा है तो वो सर एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो टैक्सेबल कंसिडर होंगी। ध्यान रखिएगा एग्जेम्पशन में सर्विसेज बाय आईसीआई आर एग्जेम्प्टेड, सर्विसेज टू आईसीआई आर टैक्सेबल। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है जी, तो सर ये हमारे लिए टैक्सेबल सर्विसेज मानी जाएंगी। एंड देन लास्टली वो कहता है जीएसटी इज अ, सर हम सिंपली पढ़ चुके हैं, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो उन्होंने कंजम्पशन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, देयरफॉर हम यहाँ पे डेस्टिनेशन फिक्स करेंगे। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर है बेटा? ये पार्ट ए है, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे इंस्टीट्यूट ने। देन पार्ट बी के अंदर कस्टम आ जाता है। कस्टम में हम देखते हैं सबसे पहले वो बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है बैगेज के बारे में, जो अब इंटरमीडिएट से कोर्स में हटा दिया है। तो वैसे इंटरमीडिएट में बैगेज नहीं है, लेकिन अगर कोई फाइनल के स्टूडेंट इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो वो देख सकते हैं। सर बैगेज रूल में जनरल फ्री अलाउंस होता है जीएफए का, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है और वो अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हैं तो उनको कितने की छूट मिलेगी अगर वो नया सामान अपने साथ लेके आ रहे हैं? तो सर यहाँ पे 50,000 इज द लिमिट, 50,000 तक का सामान उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। बट ये पॉइंट इंटरमीडिएट के लिए अब इफेक्टिव नहीं रहा, इट विल कम, इट माइट कम ऑन फाइनल ओनली। ठीक है, सेकेंडली वो बात कर रहे हैं इन केस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन एयर फ्रेट अगर गिवन नहीं है तो कितना हम ऐड करते हैं? सर वहां पे हमने देखा था 20% ऑफ एफओबी 1.125, सर ये तो इंश्योरेंस का रेट है। 15% नहीं सर, 10% नहीं। एयर फ्रेट में हम देखते हैं एक्चुअल और 20% विच एवर इज लेस, लेकिन हमें यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट की बात नहीं बताई गई, देयरफॉर हम पार्ट ए ही लेंगे। आंसर विल बी 20% ऑफ एफओबी। सिंपल क्वेश्चन है। थर्डली वो बात कर रहा है इन कस्टम वेयर हाउस मीन्स, सर वेयर हाउस का मतलब क्या होगा? पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल या ऑल? सर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमने अमेंडमेंट भी देखी, सेक्शन 57, 58 एंड 58A के अंदर सारे के सारे वेयर हाउसेज यहाँ पे वेयर हाउस होंगे। पब्लिक जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर करते हैं उन स्टेशन में जहाँ पे पब्लिक वेयर हाउस नहीं है, और स्पेशल खोले गए हैं स्पेशल केसेस के अंदर जहाँ पे गोल्ड, डायमंड और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के जो भी फॉरेनर्स हैं उनका सामान रखा जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो गया। फोर्थ में बात कर रहा है द बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। याद कीजिए हमने देखा था पोर्ट पे 2 तरीके की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, एक होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एक होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस। फिर वेयर हाउस में आप सामान रख सकते हैं ऑन फर्निशिंग बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 3 times ऑफ द वैल्यू ऑफ ड्यूटी, और फिर जब भी आपके पास पैसे आ जाएं तो वहां से आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप बिल ऑफ एंट्री डायरेक्टली पोर्ट से फाइल कर रहे हैं तो इसका कलर व्हाइट होता है, और अगर आप वेयर हाउस के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं तो ये येलो कलर की होती है। यानी आपको रोका जाता है थोड़े टाइम के लिए कि ठीक है आप गोडाउन में, आप कस्टम के वेयर हाउस में सामान रख दीजिए जब तक आपके पास पैसों का इंतजाम नहीं होता, और जब भी आप ड्यूटी के पैसों का इंतजाम कर दोगे और ड्यूटी जमा करा दोगे तो माल को वेयर हाउस से क्लियर करा के ले जा सकते हो फॉर होम कंजम्पशन। यहाँ पे इस कॉपी का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, येलो के बाद ग्रीन दिया जाता है, और डायरेक्टली पोर्ट से कर रहे हैं तो व्हाइट। तो यहाँ पे आंसर विल बी पार्ट 3, ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी होगी। ठीक है जी। फिफ्थ, नेक्स्टली वो बात कर रहा है इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन अंडर सिंगल विंडो प्रोजेक्ट। सर ये नया लॉ आया, सिंगल विंडो में एक ही सॉफ्टवेयर में जाके आप सारी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो ये कौन से डेट से इफेक्टिव हुई है? सर 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई। जुलाई वर्ड दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए जीएसटी के साथ, ऑल्दो आंसर इज 1 अप्रैल 2016।
तो जो पॉइंट आपने नहीं पढ़े हो, ज्यादा कंफ्यूजन आ रही हो, उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दो। एग्जाम से एक दिन पहले उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ के जाना। बाकी तो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे पार्ट कर ही लेंगे। ठीक है जी। तो ये 5th पॉइंट आपको याद करना होगा, ये डेट है। देन नेक्स्टली अगला सेट हम देख रहे हैं जून 2018 का सेट 2। सेट 2 में अगेन पार्ट ए आएगा जीएसटी का, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मल्टीपल चॉइस का पूछा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए बुक्ड अ राजधानी ट्रेन टिकट विच इंक्लूड्स मील। सर ट्रेन टिकट है यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस की बात चल रही है। सर एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले रहे हैं और उसमें उन्हें मील भी मिली, यानी बोर्डिंग ऑन कन्वेंस, गाड़ी में चढ़ने के बाद भी उन्हें एडिशनल खाने पीने की सर्विसेज दी जा रही हैं। इज इट अ कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, नॉट एट ऑल अ सप्लाई और नन ऑफ द अबव? सोचिए बेटा ये क्या होगा। सर सिंपल सी बात है, ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी। कंपोजिट का मतलब होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो कई बार जब राजधानी टिकट की बात होगी तो सर राजधानी में खाना सबको ही दिया जाता है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप चाहो तो मील लो, चाहो तो नहीं लो। तो राजधानी ट्रेन के अंदर खाना कंपलसरी है, यानी ये कंपोजिट सप्लाई है जहां पे एक सप्लाई दूसरे सप्लाई पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी। सेकेंडली अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जो एग्जेम्प्टेड है? याद कीजिएगा बेटा, हमने पढ़ा था कि सर कोई भी गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड होते हैं तो वहां पे वो जो मेन एक्टिविटी है वो ही एग्जेम्प्ट होती है। उससे रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंटल सप्लाई है तो वो कभी भी एग्जेम्प्टेड नहीं होते अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। बट इस प्रोविजन की एक एक्सेप्शन हमने देखी थी विच इज एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर इकलौती ऐसी सर्विस है जहां पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहे कोई मेन एक्टिविटी हो या उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी क्यों ना हो, दोनों की दोनों एग्जेम्प्टेड मान ली जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है सर कल्टीवेशन खेती बाड़ी या सप्लाई ऑफ फार्म लेबर या एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह की कोई रेंटिंग कर रहा है। ये सब के सब सर कल्टीवेशन तो मेन एक्टिविटी है और सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एंड रेंटिंग ऑफ मशीनरी एग्रो मशीनरी इंसिडेंटल एक्टिविटी है। बट एग्रीकल्चर की खासियत है कि सर यहाँ पे मेन एज वेल एज इंसिडेंटल एक्टिविटी दोनों ही एग्जेम्प्टेड होगी। देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्डली वो बात कर रहा है, जीटी ज्वेलर्स पेड ₹50 lakhs फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट इन मुंबई टू स्टाइलिश एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म। सर एक जीटी ज्वेलर्स है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी, 50 लाख रुपए दिए कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं इवेंट करने का और आप हमारा ऐड करना। ठीक है, किसको दिया? स्टाइलिश एंड कंपनी को, जो मिस इंडिया पेजेंट रन करने जा रही है मुंबई के अंदर। ठीक है जी। नाउ वो पूछ रहे हैं जीएसटी इज लायबल टू बी पेड बाय। याद कीजिए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आती हैं। स्पॉन्सरशिप को हमने देखा था आरसीएम के तहत कि सर यहाँ पे जो रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी देता है। तो सर टेक्निकली रिसिपिएंट कौन है जो पे कर रहा है? तो यहाँ पे कौन पे कर रहा है? जीटी। तो ये रिसिपिएंट है और स्टाइलिश एंड कंपनी सप्लायर है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एज अ रिसिपिएंट अंडर आरसीएम जीटी ज्वेलर्स को एज एन असेसी जीएसटी पे करना होगा। तो यहाँ पे असेसी कौन बन जाएगा? किसको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी होगी? जीटी को। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीएसटी इज लायबल टू बी पेड बाय जीटी ज्वेलर्स, मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट, स्टाइलिश कंपनी और एग्जेम्प्टेड। सो आंसर विल बी जीटी ज्वेलर्स। पार्ट ए विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। देन फोर्थ क्वेश्चन, अंडर जीएसटी इंटरेस्ट इज लायबल टू बी पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। कितने रेट पे सर? स्टैंडर्ड है 18% पर एनम, 18% पर एनम पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है अगर जीएसटी लेट पे की जा रही है। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर का मतलब होता है ब्रांच टू ब्रांच। सर मान लीजिए एक फैक्ट्री है यूपी के अंदर और इस फैक्ट्री की ब्रांच है दिल्ली के अंदर। तो फैक्ट्री से माल ब्रांच में जा रहा है, सब बिक नहीं रहा, ब्रांच में जा रहा है, तो ये स्टॉक ट्रांसफर है। लेकिन ये स्टॉक ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? सर ये हो रहा है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो क्या हम इसको सप्लाई मानेंगे?
यस सर, बिल्कुल माना जाएगा। याद कीजिए सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वहां पे हमने देखा था कि सर कभी भी डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ भी सप्लाई होगी वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। यानी सर एक स्टेट दूसरे स्टेट में एक ही पैन होल्डर की 2 ब्रांचेस है, ठीक है, तो पैन होल्डर सेम है बट डिफरेंट स्टेट्स में उन्होंने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए होंगे। तो अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिफरेंट है ऑफ सेम पैन होल्डर तो सर उनको डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी कहा जाएगा, और उनके बीच में कोई भी सप्लाई होगी तो वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, भले ही उसमें कोई कंसिडरेशन ना भी हो, कोई कंसिडरेशन नहीं भी हो तब भी वो डीम्ड सप्लाई है। और डीम्ड सप्लाई है तो सर जीएसटी लगेगी। और इंटर स्टेट हो रही है सप्लाई, सोच के रखिए इंटर स्टेट सप्लाई है तो कौन सी वाली जीएसटी लगेगी भाई, आईजीएसटी शैल बी लेविड। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, अगर इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो सीजीएसटी लगेगी, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या कोई भी टैक्स नहीं। सो आंसर विल बी बी, आईजीएसटी लगेगी बिकॉज इट इज अ सप्लाई बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी which is a deemed supply liable to GST, and since it is interstate therefore IGST shall be chargeable thereupon. क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? फर्दर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर सीधे सीधे यहाँ पे ट्रू फॉल्स का आएगा। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला पार्ट वो बोल रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स हैज बीन सबस्यूम्ड इन एम्बिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी में सीएसटी जो सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले हुआ करता था वो सबस्यूम्ड हो गया है। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर, इट इज करेक्ट, ट्रू। सेकेंडली वो कह रहा है आईजीएसटी वुड बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। नहीं सर, गलत है। आईजीएसटी तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। हाँ, वो बात अलग है कि सब्सिक्वेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 50% उसमें से रिटेन करके रिमेनिंग 50% उस स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देती है जहां पे डेस्टिनेशन है सप्लाई का, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है उस पर्टिकुलर सप्लाई का। ठीक है, तो सर ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गई क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी आईजीएसटी कलेक्ट नहीं करती, वो खाली एसजीएसटी लेती है। थर्डली, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। करेक्ट सर, जीएसटी काउंसिल बनाया इसलिए गया कि भाई साहब जो भी लॉ सेंट्रल और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट सीजीएसटी लॉ पास कर रहा है या स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एसजीएसटी एक्ट बना रही है या उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आ रही है, तो वो हार्मनी में हो, आपस में दोनों गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट ना आए, इसके लिए बीच में जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। और ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस रिस्पेक्टिव लॉज में नहीं हो सकते। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर जो चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है और उसमें बाकी मेंबर्स स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री के आ जाते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन फोर्थली वो कह रहा है एज पर डेफिनेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट पर्सन डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आंसर इज फॉल्स सर, पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। यानी अगर गवर्नमेंट भी कोई सप्लाई दे रही है तो वो भी यहाँ पे जीएसटी के अंदर लायबल हो जाएगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस गिवन अंडर द एक्ट। देन फिफ्थली वो बात कर रहा है पेनल्टीज लेविड ऑन लेट और डिलेड पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांस आर एग्जेम्प्टेड। नहीं सर, आपने सेक्शन 15 पढ़ा होगा वैल्यूएशन का, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सर इंटरेस्ट हो या पेनल्टी हो, दोनों के दोनों इंक्लूड किए जाते हैं वाइल कंप्यूटिंग जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होते हैं, ऐड इन टैक्सेबल वैल्यू। और पेनल्टी के लिए या इंटरेस्ट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके लिए आपने अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 और 13 सबसेक्शन 6 पढ़ा होगा, जहां पे उन्होंने कहा जब जब आप इसकी पेमेंट करोगे तब तब टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा, उस पर आपको जीएसटी कंप्यूट करके जमा करानी होगी। तो सर ये बात क्लियर है कि पेनल्टी पे भी जीएसटी लगती है। हाउएवर इसकी एक एक्सेप्शन हो गई कि अगर गवर्नमेंट को आप पेनल्टी दे रहे हो फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया उस पे पेनल्टी चार्ज हो रही है। पेनल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको पे की जा रही है? पेबल टू गवर्नमेंट, पेबल टू गवर्नमेंट। यानी 3 कंडीशन है सर, सबसे पहले पेनल्टी होनी चाहिए, दूसरी नॉन परफॉर्मेंस की होनी चाहिए,
तीसरी गवर्नमेंट को अगर आप पे कर रहे हो तो ये पेनल्टी एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा बाकी सारी पेनल्टीज जो है वो टैक्सेबल मानी जाएंगी। तो सर ये स्टेटमेंट जनरल आई, पेनल्टीज लेविड ऑन लेट और डिलेड पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। दिस इज फॉल्स, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस की बात कहीं नहीं की गई, गवर्नमेंट की बात कहीं नहीं की गई, ये जनरल पेनल्टी की बात कर रहे हैं। और जनरल पेनल्टी जो है वो हमेशा टैक्सेबल होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आया वो आया मैच द फॉलोइंग का। अगेन सिंपल है, एक बार कोशिश करते हैं मिलाने की। सर सबसे पहले बात कर रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई की। जीरो रेटेड सप्लाई कौन से होते हैं? वो सप्लाई जिसपे जीएसटी लगती है एट द रेट 0%, और ये सप्लाई सिर्फ एक्सपोर्टेशन के अंदर होती है। यानी जब भी आप गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उनको हम जीरो रेटेड सप्लाई का नाम देते हैं। फर्स्ट का आंसर हो गया पॉइंट सी। सेकेंडली जीएसटी REG1 कब किया जाता है? सर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी REG1, REG से क्लियर है, रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म होता है। तो सेकंड का आंसर हो गया ई। थर्डली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट। सर जीएसटी जो है कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल टैक्सेशन। सर क्योंकि जनरली सारे टैक्सेस अब एक एक्ट में चार्ज हो रहे हैं, तो अब अगर एक ही गुड्स पे या एक ही सर्विस पे डबल टैक्सेशन हो रही है तो आपको पीछे का क्रेडिट मिल जाएगा इन द नेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। आपको डबल टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि जीएसटी एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट। फोर्थली वो बात कर रहा है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की। सर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को ITC का बेनिफिट नहीं मिलता। याद कीजिए अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट अगर कोई कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहा है जहां पे नॉर्मल रेट के बजाय 1% पे मात्र GST दे रहा है, या सर्विसेज के केस में रेस्टोरेंट में 5% और अदर देन रेस्टोरेंट में 6% का GST दे रहा है इंस्टेड ऑफ 18% एंड हायर रेट ऑफ 28%, तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि भाई साहब आपको ऑलरेडी टैक्स का बर्डन कम करा दिया गया है, अब आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको ITC का बेनिफिट चाहिए तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मत लीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप ये स्कीम का बेनिफिट लेते हैं तो ITC नहीं मिलेगा, और अगर आपको ITC का बेनिफिट चाहिए तो ये स्कीम का बेनिफिट मत लीजिए। ठीक है, यानी फोर्थ का आंसर हो गया बी। एंड देन नेक्स्टली वो कहता है GSTR 10। सर ये फाइनल रिटर्न होती है जब भी कोई अपना बिजनेस क्लोज करता है तो बिजनेस शट डाउन करते वक्त ये फाइनल रिटर्न सबमिट की जाती है। क्लियर है। फर्दर डी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ गया। सबसे पहले वो पूछता है डैश सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। किसी भी कंपोजिट सप्लाई में मेन एलिमेंट किसका होता है? सर हमने वहां पे देखा था वर्ड प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई। अगर कोई कंपोजिट सप्लाई है, जैसे हमने देखा सर राजधानी एयर टिकट के साथ खाने पीने की सप्लाई मिली, तो किसी भी पैसेंजर ने ट्रैवलिंग के लिए राजधानी टिकट खरीदी होगी या राजधानी में बैठ के खाना खाने के लिए टिकट खरीदी होगी। सर वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई है राजधानी में ट्रैवल करके किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना। तो सर ऐसे केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड बोर्डिंग ऑन कन्वेंस दोनों ही सप्लाई जुड़ी हुई है कंपोजिट में, और दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग सेक्शन में निकलता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 के अंदर। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 में निकलेगा, एंड सर्विसेज ऑन बोर्डिंग कन्वेंस का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 10 के अंदर निकलेगा। दो अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट हो रहा है तो हम किसकी तरह ट्रीट करें? उन्होंने कहा सर यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट प्रिंसिपल मेन सप्लाई है जिसके लिए बाकी काम हो रहे हैं, उस सप्लाई को आप मेन सप्लाई मानोगे। यानी इस पूरे कंपोजिट सप्लाई को हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर कवर करते हुए सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 के अंदर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे। ठीक है, देन सेकेंडली वो बात करता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 4 इज ऑफ दी क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, कौन से दिन पे ये क्वार्टरली बेसिस में जमा होती है? तो उन्होंने कहा सर एक क्वार्टर के कंप्लीट होने के बाद जो अगला मंथ आता है उसके 18th डेट तक ये सबमिट हो जानी चाहिए, बाय 18th डे। थर्डली वो बात कर रहा है द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज टू बी फाइल्ड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ISD अपने रिटर्न किसमें फाइल करता है? सर यहाँ पे आता है GSTR 6। देन फोर्थली वो बात कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स। सर यहाँ पे 20 लाख की लिमिट। ठीक है, फर्दर आगे वो कह रहा है
सर्विसेज रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय मेट्रो आर कवर्ड अंडर। सर मेट्रो याद कीजिए, हमने एग्जेम्पशन में पढ़ा था, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आती है, तो ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेट की बात की है तो आप नील लिख देंगे, नील रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है जी, क्लियर है। फर्दर पार्ट बी आता है सेट 2 के अंदर कस्टम्स को लेके, जिसमें पहला एमसीक्यू वो बोल रहा है इन केस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन इफ सी फ्रेट इज नॉट गिवन, यानी ओशन फ्रेट गिवन नहीं है तो हम वैल्यू ऑफ फ्रेट क्या लेंगे। सर सेम वही है 20% ऑफ एफओबी, यानी आंसर विल बी पार्ट सी। नेक्स्टली वो कह रहा है इन केस ऑफ लेडी पैसेंजर। सर अगेन ये जो है ये बैगेज के अंदर से है, जो पहले इंटरमीडिएट में हुआ करता था, अब इंटरमीडिएट से बैगेज हटा दिया। तो ये क्वेश्चन अगेन इंटर के स्टूडेंट नहीं देखेंगे, फाइनल वाले देखेंगे। वो कह रहे हैं लेडी पैसेंजर है जो इंडिया में आ रही है आफ्टर अ स्टे इन अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा बाहर रह के आ रहे हैं तो रूल 6 में एडिशनल छूट मिलती है ज्वेलरी के ऊपर। तो लेडी को ज्वेलरी की छूट मिलेगी अप टू ₹1 लाख, यानी हियर आंसर विल बी पार्ट बी। थर्ड क्वेश्चन, जीएसटी कंपनसेशन सेस विल बी लेविड ऑन। मैम ये जीएसटी कंपनसेशन सेस कस्टम में क्यों आया? यस बेटा, कस्टम के अंदर भी आईजीएसटी आता है, तो वहां पे जीएसटी कंपनसेशन सेस को भी कवर किया जाता है। जब सिमिलर गुड्स जो इंडिया में जैसे बनते हैं वैसे बाहर से इंपोर्ट होते हैं तो उन पे आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। देयरफॉर ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। उन्होंने कहा है जीएसटी कंपनसेशन सेस विल बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ, किस पे लगेगा? टोबैको, पान मसाला, मोटर व्हीकल और ऑल ऑफ द अबव। सर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये टोबैको पे भी लगता है, डीमैरिड गुड्स पे भी लगता है और जो हाई एंड लग्जरी गाड़ी होती है उन पे भी लगता है। देयरफॉर आंसर विल बी पार्ट डी। देन फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। इनमें से कौन कौन से गुड्स डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर नहीं होते? केयरफुल रहिएगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। सर जो सेल हो रही है टू एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या सेल ऑफ गुड्स टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, या सेल ऑफ गुड्स टू यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, और सेल ऑफ कैपिटल गुड्स टू फर्टिलाइजर प्लांट, इसमें कौन सा डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा? सर जो एसटीपी वगैरह को सप्लाई होता है वो तो डीम्ड एक्सपोर्ट होता है, और अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है तो वो इंडिया का हिस्सा है। देयरफॉर योर आंसर विल बी पार्ट बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, आंसर विल बी पार्ट बी। देन लास्टली क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो भी गलत तरीके से, तो पेनल्टी है सर 5,000 रुपए की, ये आप याद कर लेंगे। आंसर विल बी 5,000 रुपीज। क्लियर है? यहाँ पे आके आपका सेट 2 कंप्लीट होता है। देन उसके बाद अब हम देखते हैं दिसंबर 2018 का सेट 1। इसमें अगेन पार्ट ए है जीएसटी का, जिसमें अगेन पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। क्विकली फटाफट देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा इफ अ स्टेट लूजेस रेवेन्यू बिकॉज ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी खत्म हो गया उसकी वजह से स्टेट को लॉस हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंपनसेट करेगी सर? जीएसटी कंपनसेशन सेस से कंपनसेट करेगी। और कितने सालों के लिए ये चार्ज की जाएगी? भाई आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जीएसटी कंपनसेशन सेस शैल बी चार्ज फॉर अ पीरियड अप टू 5 years। आंसर विल बी पार्ट सी। क्लियर है? देन सेकेंड क्वेश्चन आगे वो कह रहे हैं इफ एनी सप्लाई मेड बाय अ ट्रेडर फ्रॉम दिल्ली टू अनदर ट्रेडर इन दिल्ली, दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई हो रही है, तो सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इस पे कौन सी जीएसटी लगेगी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है क्या? भाई हमने देख लिया था दिल्ली और पौंडीचेरी जो है वो वैसे तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस रखता है, बट जीएसटी पर्पस के लिए उन्हें डीम स्टेट माना गया है। देयरफॉर उन पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगी। देयरफॉर योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन विल बी पार्ट ए। क्लियर है? थर्डली आगे वो कह रहा है मिस्टर ए is a well-known singer. He receives a lifetime achievement award which consists of a memento, उन्हें एक ट्रॉफी मिली लाइफ टाइम अचीवमेंट में और एक चेक मिला 10 लाख रुपए का। क्या ये 10 लाख रुपए का चेक सप्लाई है चार्जेबल टू जीएसटी, या सप्लाई है बट नॉट चार्जेबल टू जीएसटी,
या नॉट सप्लाई या नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था लाइफ टाइम अचीवमेंट विदाउट रेसिप्रोसिटी होता है। अगर कोई अवार्ड विदाउट रेसिप्रोसिटी मिल रहा है, यानी बदले में इन स्पेसिफिक इस अवार्ड को लेने के लिए मिस्टर ए ने कुछ नहीं किया, भाई मिस्टर ए बचपन से इसलिए निकाल रहे थे कि उन्हें बुढ़ापे में जाके लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा, तो अवार्ड विदाउट रेसिप्रोसिटी है, इसका मतलब इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। और जब कंसिडरेशन नहीं है तो उसको बेटा हम सप्लाई भी कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर वो सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब भी अवार्ड विदाउट रेसिप्रोसिटी होंगे तो इसको हम ट्रांजैक्शन इन मनी का रूप देंगे। हम मानेंगे सर ये पैसा सिर्फ आया है, वन साइडेड है, ठीक है सर, तो इस ट्रांजैक्शन इन मनी को हम सप्लाई कंसिडर नहीं करते हुए जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। देयरफॉर हियर योर आंसर विल बी पार्ट सी, इट इज नॉट अ सप्लाई एंड हेंस नो जीएसटी शैल बी चार्जेबल, इट शैल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी, ठीक है। हाउएवर अगर यहीं पे वो क्वेश्चन में कह देता कि सर मिस्टर ए ने पर्टिकुलर एक कंपटीशन में परफॉर्मेंस दे के अवार्ड जीता है, तो सर फिर वो अवार्ड विद रेसिप्रोसिटी हो जाता, यानी कुछ पर्टिकुलर काम करने पे आपको अवार्ड मिल रहा है, तो हम सर मानते हैं वहां पे लेन देन है, कंसिडरेशन है, और अगर कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई है, और अगर सप्लाई है तो जीएसटी शैल बी चार्जेबल। लेकिन सर यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट कह दिया, देयरफॉर विदाउट रेसिप्रोसिटी था, बदले में इन स्पेसिफिक इन्होंने कुछ नहीं किया, देयरफॉर इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर्टेनिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर यहाँ पे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेल और कोरियर। याद कीजिए अगर दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट इंडिया में है तो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई दिया गया है इसका। और अगर कोई भी सप्लायर रिसिपिएंट में से कोई भी एक पर्सन या दोनों इंडिया से बाहर लोकेटेड है तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 9 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई आपको निकालनी है इससे रिलेटेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम मान के चलेंगे सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर लोकेटेड इन इंडिया, दोनों के दोनों इन इंडिया में है। तो सर ऐसे में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिटरमिन होगा, अगर रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, भाई सिंपल सी बात है, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हम वो लोकेशन देख लेंगे जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर किए गए हैं फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी आंसर हो गया पार्ट बी, ठीक है जी। हाउएवर इसमें एक अमेंडमेंट आई कि अगर गुड्स जो हैं वो इंडिया से बाहर ले जाए जा रहे हैं, जो गुड्स की डेस्टिनेशन है वो आउटसाइड इंडिया है, तो फिर हम उसी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं सो एज टू एनकरेज एक्सपोर्टेशन। और अगर हमारी आउटसाइड इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई तो उस पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मानते हुए जीएसटी शैल नॉट बी चार्जेबल। हाउएवर इन जनरल अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और दोनों के दोनों इंडिया में ही है और डेस्टिनेशन भी इंडिया में ही है, तो सर वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां पे आपने गुड्स को हैंड ओवर किया है। क्लियर है। देन नेक्स्टली फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, किसी पर्सन ने कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट लिया है, इज रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है जी, अंडर जीएसटीआर 4, ठीक है जी। लेकिन कब तक जमा करानी होती है सर, बाय 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। सर हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फिक्स्ड फॉलो होता है, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसमें 4 क्वार्टर फिक्स्ड है सर, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च। तो इस क्वार्टर के बाद जो अगला मंथ आ रहा है सक्सीडिंग मंथ है, यानी अप्रैल मई जून की रिटर्न जाएगी 18 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न जाएगी, जो इस क्वार्टर को सक्सीड कर रहा है अगला महीना यानी अक्टूबर, 18 अक्टूबर को लास्ट डेट है ये। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की रिटर्न आप जमा करा सकते हैं बाय 18th जनवरी, एंड जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न आप जमा करा सकते हैं बाय 18th अप्रैल। क्लियर है। तो आंसर विल बी पार्ट ए, 18th डे ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। क्लियर है। फर्दर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ गया से सबसे पहले आपको ट्रू फॉल्स कोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, ट्रू है सर।
सबसे पहला फायदा तो ये हुआ, इंडिया में आप किसी भी कोने में चले जाओ एक ही लॉ एप्लीकेबल हो रहा है इन द नेम ऑफ जीएसटी। हर स्टेट का अपना अपना अलग से कोई रिस्पेक्टिव लॉ नहीं है। सेकेंडली, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन आईजीएसटी विल बी लेविड। क्या बात कर रहे हैं सर, इंट्रा स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी तो इंटर स्टेट में लगता है, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। थर्ड, अ थीफ हैज स्टोलन अ मोटरबाइक, सेम क्वेश्चन आ गया देखिए, and sells the motorbike and sale of motorbike considered as supply, yes sir, true है, correct है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं तो ना हम yes लिखेंगे ना करेक्ट लिखेंगे, हम यहाँ पे ट्रू वर्ड ही मेंशन करेंगे जो एग्जामिनर पूछ रहा है। सर ये इलीगल भले ही है, आपने चोरी किया, लेकिन सामान तो लीगल है मोटर बाइक, तो चोरी करके बेचोगे स्टिल वो सप्लाई मानते हुए आपको उस पर जीएसटी देना होगा। फोर्थ, अ बैंक रिसीव्ड कमीशन फॉर डेट कलेक्शन सर्विस, बैंक को कमीशन मिला, उन्होंने किसी का डेट जो है वो कलेक्ट किया था, तो ये एग्जेम्प्टेड है। इज इट करेक्ट और नॉट? नो सर, ये तो टैक्सेबल है। किसने कहा? इट इज टैक्सेबल। फिफ्थ, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर। नो सर, द लिमिट इज 20 लाख, ठीक है, तो वो आपसे कहीं पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, छोटी बड़ी चीज किसी भी तरह से। थिर्डली, मैच द फॉलोइंग। सर एग्रीकल्चरलिस्ट is discharged from tax liability, not liable for registration, yes sir। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया। पार्ट बी, याद कीजिए हमने सेक्शन 23 पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के अंदर, वहां पे हमने देखा था दो लोगों को, अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इन्वॉल्व है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और दूसरा था एग्रीकल्चरलिस्ट, जहाँ पे हमने देखा था कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड में इन्वॉल्व है, आइदर खुद से या अपने फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व किया हुआ है, या उन्होंने लेबर हायर किया है लेकिन खुद पर्सनली या उनके फैमिली मेंबर सुपरवाइज करते हैं, तो दे शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी अंडर जीएसटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। उनका टर्नओवर कुछ भी रहे, उन्हें जीएसटी में अंडर सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। सेकेंडली, जीएसटी जो है सर ये एक 15 डिजिट कोड है रजिस्ट्रेशन का, इट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है जी, जो पैन बेस्ड होता है। थर्ड जी, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है वो आपकी लाइबिलिटी बताते हैं कि आपको कितना टैक्स कैश में जमा कराना है। देन सर्विसेज ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, याद कीजिए हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, जानवरों को काटने की सर्विस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। एंड देन लास्टली वो कह रहा है सब्सिडी इज नॉट अ कंसिडरेशन, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। याद कीजिए अंडर सेक्शन 15 हमने देखा था, अगर गवर्नमेंट सेक्टर डायरेक्टली सप्लायर को सब्सिडी दे रहे हैं तो इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी टैक्सेबल वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग जीएसटी। क्लियर है बेटा? फर्दर फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं हम, देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड बाय डैश। याद कीजिए हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर ये अमेंड हुआ है, जिसमें हमने देखा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई लॉ बनाने की ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, private business entities are or are not exempt from GST. So they are not exempted from GST. अगर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज दे रही है तो याद रखिएगा हमने आरसीएम में पढ़ा है कि एनी सर्विस गिवन बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज, तो वहां पे बिजनेस एंटिटीज जो है एज अ रेसिपिएंट जीएसटी जमा कराएंगी ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एवरी टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड एज एन आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर shall furnish a monthly return within dash days after the end of such month। कितने दिन के अंदर उन्हें जमा कराना होता है आईएसडी को? विदिन 13 डेज, 13 दिन याद रखेंगे, 13 दिन के अंदर उन्हें जमा कराना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ सच मंथ। नेक्स्टली, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन, जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है असेसी या एप्लीकेंट अंडर जीएसटी आरईजी 1 तो एक एक्नॉलेजमेंट उन्हें मिलती है अंडर जीएसटी आरईजी 2, ठीक है जी, आरईजी 02। एंड देन लास्टली कहता है डैश सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। देखिए कंटिन्यूअसली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई की
ट्रीटमेंट हम देते हैं उस कंपोजिट सप्लाई को, जिसमें दो तरीके की सप्लाई मिक्स होती है। तो हम देखते हैं उसमें मेन सप्लाई कौन सी है। जो मेन सप्लाई है, प्रीडोमिनेंट सप्लाई है, उसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई मानते हुए उसी की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। फर्दर पार्ट बी हो गया कस्टम का। इसमें सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्टली वो कह रहा है बेस लाइन से इंडियन कस्टम वाटर्स कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं। सर आंसर विल बी पार्ट बी, 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट हो गया आपका। मैम लेकिन हमने तो 12 पढ़ा था बेटा, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया होते हैं। एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान रखिएगा। टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं, और वो यहाँ पे बात कर रहा है इंडियन कस्टम वाटर्स की, विच इज अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, इन द रेजीम फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग IGST फॉर ऑल इम्पोर्ट्स, हर तरीके के इम्पोर्ट पे अगर आपको IGST लगानी है तो ड्यूटी शैल बी लेविड, कितने रेट पे ड्यूटी लगनी चाहिए। आंसर विल बी पार्ट सी, 18%। सर जो GST है, IGST का फ्लैट रेट 18% रहता है। मेजरली गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे यही रेट चार्ज होता है। thirdly, in case of cost of insurance to the place of importation is not ascertainable, अगर cost of insurance आपको नहीं पता तो कितना लोगे। so सिंपल सी बात है, आंसर विल बी पार्ट ए, 1.125% of FOB value। ठीक है। fourthly, which of the following is a type of bill of entry which can be presented by an importer for the purpose of clearing imported goods। इंपोर्टेड गुड्स को आपको क्लियर कराना है तो कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वेयर हाउसिंग, एक्स बॉन्ड क्लियरेंस बिल ऑफ एंट्री, या ऑल ऑफ द अबव। सो याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा कि क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बच्चे इसको देखते ही ए को टिक कर देंगे, नहीं सर। वो कह रहा है सर इम्पोर्टर कौन कौन सी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर सकता है। तो सर ये तीनों ही करता है। होम कंजम्पशन अगर पोर्ट या वेयर हाउस से क्लियरेंस चाह रहा है, या पोर्ट से वेयर हाउस में भेजना है तो सेकंड बिल ऑफ एंट्री करते हैं। एंड सर एक्स बॉन्ड क्लियरेंस बिल ऑफ एंट्री जो वेयर हाउस से क्लियरेंस के टाइम पे फाइल करते हैं, यानी आंसर विल बी पार्ट डी, सब तरीके की बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, व्हाइट, येलो, ग्रीन एंड सो ऑन। ठीक है। सो बी केयरफुल विद द क्वेश्चन इन द एग्जाम। फिफ्थली वो कह रहा है इन केस द गुड्स आर री एक्सपोर्टेड, बाहर से लाए हुए गुड्स आप बाहर वापस भेज देते हो। सर बाहर से पहले कोई गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हुए और उन इम्पोर्टेड गुड्स को आप वापस बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी री एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज, उसको आप इंडिया में यूज नहीं कर रहे, तो आपको ड्रॉबैक कितना मिलेगा। सर सिंपल सी बात, जितनी आपने ड्यूटी दी है उसका 98% आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप ये री एक्सपोर्ट कर रहे हो विद इन 2 years विदाउट एनी यूजेज। ठीक है, हमने ड्यूटी ड्रॉबैक के टॉपिक में पढ़ा था। हियर आंसर विल बी पार्ट ए, 98% ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी। क्लियर है बेटा। तो ये बेसिकली आपका सेट बना, सेट 1 ऑफ December 18। नेक्स्ट सेट 2 आया December 18 का, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पार्ट ए के अंदर। सर सबसे पहले वो कह रहे हैं मिस्टर एक्स सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर ₹40,000 टू मिस्टर वाई अलॉन्ग विद अ बार्टर ऑफ प्रिंटर। क्या कहना चाह रहा है जरा समझिएगा। मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने मिस्टर वाई को लैपटॉप दिया, बदले में मिस्टर वाई से 40,000 रुपीज लिए, प्लस कह रहे 40,000 रुपीज लिए अलॉन्ग विद अ बार्टर। बार्टर मतलब होता है इन एक्सचेंज। सब बदले में, इन काइंड उन्होंने कुछ और चीज भी ले ली, उन्होंने एक प्रिंटर भी ले लिया साथ में, द वैल्यू ऑफ विच इज 4,000, 4,000 रुपए का प्रिंटर लिया। बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉट नोन, और जो लैपटॉप मिस्टर वाई को दिया उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो जीएसटी लायबिलिटी कितनी होगी। याद कीजिए, हमने देखा था सर रूल 27 हमने सबसे पहले देखा था कि अगर कंसिडरेशन इन काइंड है, रूल्स 27 ऑफ CGST रूल्स, जिसमें हमने देखा कि अगर कंसिडरेशन इन काइंड है, पूरा होल मॉनेटरी नहीं है, तो वहां पे हमने 3 कोडिंग बनाई थी, OML। ओ से था ओपन मार्केट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सर M से हम देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रोवाइडेड। सर जो भी मार्केट वैल्यू दी गई है, कंसिडरेशन रिसीव की है, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द सप्लायर, उसको हम ले लेंगे। और यहाँ सप्लायर कौन है, मिस्टर एक्स, रिसिपिएंट कौन है, मिस्टर वाई।
तो यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग कंसिडरेशन क्या ली उन्होंने, 40,000 कैश में और 4,000 की मार्केट वैल्यू का प्रिंटर, यानी इन टोटल 44,000 हमारी मार्केट वैल्यू रही फॉर द कंसिडरेशन रिसीव्ड। अगर मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं होती तो एल से हम लाइक सप्लाई की वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करते, बट हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड गिवन है। देयरफॉर आंसर क्या रहेगा सर, उन्होंने कहा द जीएसटी लाइबिलिटी विल बी मिस्टर एक्स के लिए 40,000 एंड वाई के लिए 4, नहीं सर ये तो नहीं है। सेकेंडली मिस्टर एक्स के लिए 44, यस सर 44,000 एक्स देंगे, और वाई का मान लीजिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस उनका काम है प्रिंटर को बेचना, तो वाई के लिए प्रिंटर के ऊपर जीएसटी लगेगी 4,000 पे, और एक्स के लिए 44,000 पे जीएसटी एक्स को देनी होगी, क्योंकि उन्होंने जो लैपटॉप बेचा उसकी जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, उसके बदले उन्होंने 44,000 की 44,000 की कंसिडरेशन रिसीव की है। तो आंसर विल बी पार्ट बी, बी केयरफुल, ठीक है जी। देन सेकेंड क्वेश्चन, Ram has received a sum of rupees 5 lakh from his employer on premature termination of his contract of employment. राम ने अपने एम्प्लॉयर से 5 लाख रुपए रिसीव किए ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर हो सकता है रिट्रेंचमेंट हो रही हो, इन्होंने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले ली हो, वट एवर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लियो, वट एवर द केस में भी, तो ऐसे में जो 5 लाख रुपए उन्हें एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं क्या उस पे जीएसटी लगेगी या नहीं। लॉ मेकर कहता है इट इज नॉट अ सप्लाई, हेंस इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। याद कीजिए हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर एक्सक्लूजन देखे थे सप्लाई के, जिसमें एक्सक्लूजन के अंदर हमने देखा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ भी दे रहा है तो सर उनके जो भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में हो रही है, जो भी कंसिडरेशन जा रही है, उस पर ऑलरेडी एम्प्लॉई से इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स चार्ज किया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो ऐसे में उसको यहाँ से सप्लाई की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। देयरफॉर सर आंसर विल बी पार्ट ए। ये जो कंसिडरेशन फ्लोट कर रही है एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को, इट इज नॉट अ सप्लाई, हेंस नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर है। थर्डली फर्दर आगे वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। किनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। पान मसाला, यस सर इनको भी नहीं दिया जाता। आइसक्रीम, इनको भी नहीं दिया जाता। टोबैको सब्स्टिट्यूट, इनको भी नहीं दिया जाता। यानी आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। सर पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, इन सब के ऊपर जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, भले ही इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर ही क्यों ना हो। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फिश इज 5 लाख। ब्रीडिंग ऑफ फिश मतलब फिश का पशु पालन किया जा रहा है, ध्यान रखिए जानवरों का पालन पोषण किया जा रहा है। 5 लाख रुपए की सर्विसेज दी जा रही है एंड सप्लाई ऑफ, ये फार्म लेबर है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इज 2 लाख। देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी, टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई की क्या होगी? 5 लाख, 2 लाख, निल और 7 लाख। सर याद रखिए खेती बाड़ी हो या पशुपालन हो, पशुपालन में एक्सेप्ट हॉर्स, घोड़े को छोड़ दीजिए, घोड़े को छोड़ के और किसी भी जानवर का पशुपालन कर रहे हैं, ये दोनों ही आपकी एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अंदर कवर होते हैं। और एग्रीकल्चरल सर्विसेज में चाहे मेन एक्टिविटी हो लाइक ब्रीडिंग ऑफ फिश की, या सर इंसिडेंटल एक्टिविटी हो लाइक सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, वहां पे जो लेबर काम करने वाली है उनकी सप्लाई की एक्टिविटी हो, दोनों ही जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। Therefore, फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। योर आंसर विल बी पार्ट सी, यानी इनकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जीएसटी के लिए निल, इनको यहाँ पे कोई जीएसटी पे नहीं करनी। क्लियर है। फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी।
कौन से गुड्स जीएसटी के स्कोप से बाहर है? डायमंड, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क एंड क्रीम और बीड़ी रैपर लीव्स। सर यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पे एग्जेम्पशन में कवर किया है। अगेन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर वो कहते हैं कि सर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन या सप्लाई करेंगे तो उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। उसको हम महंगा नहीं होने दे सकते, देयरफॉर हम उसको एक्सक्लूसिवली जीएसटी से एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। फर्दर सेकेंड क्वेश्चन अगेन आता है ट्रू फॉल्स का। पहला पार्ट इसमें देखते हैं, सिम कार्ड इज नॉट गुड्स but if SIM card is purchased by telecom company as an article of plastic etc. is it a good? Sir, SIM card मान लीजिए एयरटेल कंपनी एक मैन्युफैक्चरर से सिम कार्ड खरीदती है सो दैट उन पे वो अपने नंबर अलॉट कर सके। ठीक है, और फिर ये सिम कार्ड मार्केट में इशू करती है अपने नंबर को स्टार्ट करवाने के लिए विद नंबर्स। तो सर जब मार्केट में एयरटेल कंपनी विद नंबर्स फ्लोट कर रही है सिम कार्ड को, तो सर ये तो सर्विस है, ध्यान रखिएगा, ये सर्विस हो जाएगी टेलीकम्युनिकेशन की। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब इस कंपनी ने सिम कार्ड प्लास्टिक के रूप में मैन्युफैक्चरर से खरीदे तो ये गुड्स माने जाएंगे या नहीं। सो ध्यान रखिए, गुड्स में हमने देखा था कोई भी टेंजिबल मूवेबल आइटम की ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। देयरफॉर यस, इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू फॉल्स पूछा है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन, लीज टेनेंसी ईजीमेंट रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग इज क्लासिफाइड एज गुड्स। नहीं सर, हमने क्लियरली एक्सप्लेनेशन इस पे देखी हुई है अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के अंदर कि सर लीज ईजमेंट वगैरह जो है इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट गुड्स। याद रखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है वो सर्विस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हाउएवर इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी अगर वेकेंट लैंड की खरीद बेच हो रही है या कंस्ट्रक्शन के बाद कोई प्रॉपर्टी की खरीद बेच हो रही है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सर दिस इज फॉल्स, ये गलत है। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्डली वो कह रहे कंसिडरेशन में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। बिल्कुल सही, ट्रू है सर। कंसिडरेशन किसी भी तरह से हो सकता है, कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ एयर टिकट बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग इज 10% ऑफ बेसिक फेयर। सर याद कीजिए, हमने पढ़ा था एयर ट्रैवल एजेंट के लिए, एयर ट्रैवल एजेंट के लिए वैल्यूएशन में हमने अलग से प्रोविजन देखे थे। एयर ट्रैवल एजेंट में डोमेस्टिक बुकिंग के अंदर वहां पे हमने रूल 32 सब रूल 3 पढ़ा था अलग से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर जब भी डोमेस्टिक बुकिंग की बात हो तो आप टोटल एयर टिकट फेयर का 5% टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे और जो भी 5% टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी उस पर 18% के रेट से जीएसटी निकालेंगे, यानी टेक्निकली 0.9% इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी आता था। वेयर एज इंटरनेशनल बुकिंग में उन्होंने कहा था कि जो भी टिकट फेयर है उसका 10% आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, उसका 18% जीएसटी होगा, यानी 1.8% इफेक्टिव रेट आपका निकल के आएगा। तो सर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा डोमेस्टिक बुकिंग पे 10% है, दिस इज रॉन्ग। डोमेस्टिक पे 5% है, इंटरनेशनल बुकिंग पे ऑफ बेसिक फेयर आपका टैक्स लगता है 10% पे, जबकि डोमेस्टिक पे लगता है 5% ऑफ बेसिक फेयर पे। देयरफॉर दिस पॉइंट इज फॉल्स। क्लियर है? एंड देन लास्टली वो कहता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 4 बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर इज 20th। सर अगेन रॉन्ग हो गया, हम बार बार पढ़ रहे हैं, 18th है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है जी, क्लियर है? पहला पॉइंट ट्रू, फॉल्स एंड देन फॉल्स। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्टली मैच दी फॉलोइंग में वो बात कर रहा है। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन लेवी किसके साथ होती है? सर कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। फॉर्म ऑफ सप्लाई, नहीं सर। वन नेशन वन टैक्स, नहीं सर। बंडल सर्विस, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस सर।
कंपोजिट डीलर को हम आईटीसी का बेनिफिट नहीं देते। जीएसटी, इट इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ सप्लाई वन नेशन वन टैक्स। सेकेंड का हो गया सी। देन थर्ड एसजीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ए। देन फोर्थ एक्सचेंज इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। सर हम इन काइंड गुड्स के बदले गुड्स के बदले सर्विस या सर्विस के बदले सर्विस एंड सो ऑन लेते हैं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। एंड कंपोजिट सप्लाई होती है बंडल्ड मतलब ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपोजिट सप्लाई में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपोजिट सप्लाई एंड कंपोजिशन स्कीम दो अलग अलग चीजें हैं। अगर दो डिफरेंट टाइप के गुड्स या दो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज या डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज एक ही कॉन्ट्रैक्ट में इशू हो रहे हैं तो वो कंपोजिट सप्लाई है। वेयर एज अगर किसी का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है अप टू ₹1.5 करोड़ तो वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। क्लियर है बेटा। फोर्थ कैटेगरी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट वो कह रहा है जीएसटी इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, याद रखिए हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, 8 जुलाई 2017, एक हफ्ते बाद यहाँ पे आया था जम्मू में। सेकेंडली, डैश हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी टू प्रोवाइड अ शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेंट्रल एंड स्टेट। सो यहाँ पे जीएसटी नेटवर्क आ गया, जीएसटी जिसे कहते हैं। ठीक है जी, नेटवर्क बनाया गया, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो पूरा आईटी मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही है जीएसटी को डील करने के लिए बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड असेसीज। थर्डली, एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स, हमने देखा था वहां पे। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। वैसे तो उन्होंने कहा था हर चीज जो मूवेबल है वो गुड्स है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया था वहां पे एक्शनेबल क्लेम को। फोर्थ, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा आउटसाइड इंडिया ही रहेगी, और आउटसाइड इंडिया रहेगी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी जीएसटी नहीं लगेगी, सो एज टू एनकरेज एक्सपोर्टेशन। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा माल इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो एट लीस्ट पॉसिबल प्राइस विदाउट चार्जिंग जीएसटी देयर अपॉन। देन फिफ्थली वो कह रहा है अ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो गई है, एक डेथ पर्सन की ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हैं। सो डेथ पर्सन की ट्रांसपोर्टेशन जनरली एम्बुलेंस या शव वाहन के थ्रू होती है। जो डेड बॉडी कैरी करते हैं तो उनको सर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड किया गया है, नॉट टैक्सेबल। सर एक पर्सन एक्सपायर हो गए हैं, उनकी फैमिली ऑलरेडी सफर कर रही है, उन पे अननेसेसरी उनकी एक्टिविटीज पे जीएसटी चार्ज करके हार्डशिप मत लगाइए। क्लियर है। फर्दर नेक्स्ट वो कह रहा है पार्ट बी में कस्टम्स आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस वेट ऑफ द शिप, शिप का वेट कम करने के लिए, कास्ट का मतलब थ्रो कर दिया सामान सी में सो दैट शिप का वेट कम हो सके, शिप को डूबने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। थ्रोन, ऐसे कुछ को हम क्या बुलाते हैं, डेरोलिक्ट, जेटसम, ब्रेक, फ्लोटसम। याद कीजिए सेक्शन 21 ऑफ कस्टम्स हमने पढ़ा था। सर जो सामान शिप से बाहर फेंका जाता है शिप के वेट को कम करने के लिए सो दैट हम उसे डूबने से बचा सकें, उसे हम बुलाते हैं जेटसम। जबकि डेरोलिक्ट होता है जो सामान अबंडन कर दिया जाता है सी में विदाउट होप ऑफ एनी रिकवरी। एंड ब्रेक होता है जो आंधी तूफान से डूबता है, और फ्लोटसम होता है जो भी तैरता हुआ सामान किनारे तक आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए कितने स्पेसिफिक पॉइंट पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया। हमने ये सारी डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ ली है, सो बी वेरी केयरफुल। सेकेंडली, अ पैसेंजर हु हैव स्टेड अब्रॉड फॉर मोर देन 2 years, एक पैसेंजर है। सर अगेन ये क्वेश्चन जो है बैगेज से है, अगेन मैं कहूंगी इंटर के लिए बैगेज अब एप्लीकेबल नहीं है। जब हम ये 2018 की बात कर रहे हैं एमटीपीस की, उस वक्त ये बैगेज इंटर में था, देयरफॉर क्वेश्चन में आया हुआ है, बट अब वो इंटर में नहीं है, फाइनल में है। बस वहां पे बैगेज रूल कहता है कि अगर कोई पर्सन 2 साल से ज्यादा बाहर रहा हो तो उनके लिए जनरल फ्री अलाउंस है फॉर ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस विल बी 5 लाख रुपीज। ठीक है जी, यहाँ पे आंसर रहेगा डी, 5 लाख रुपए की लिमिट उन्हें प्रोवाइड की जाती है घर के सामान को लाने के लिए। थर्डली, इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन अंडर सिंगल विंडो, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा। सर इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो थर्ड का आंसर हो गया पार्ट ए। फोर्थ, पेनल्टी फॉर डिले इन सबमिटिंग इम्पोर्ट रिपोर्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, जिसको हम आईजीएम भी कहते हैं। आईजीएम आपको जमा करानी है, अगर आप उसको टाइमली जमा
नहीं करा रहे हो तो उसकी पेनल्टी होगी 5,000 रुपए की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5,000 की पेनल्टी है फॉर डिले इन सबमिटिंग ऑफ IGM, इट शुड नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है पेनल्टी फॉर डिले इन सबमिटिंग इम्पोर्ट रिपोर्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, यानी IGM की बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट अगर आपने टाइमली नहीं सबमिट कराई तो पेनल्टी जो लगेगी इट शुड नॉट एक्सीड, आंसर विल बी 50,000। आंसर विल बी पार्ट सी, ये आपको याद करना है। ये पॉइंट हमने पीछे डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए। IGM टाइमली डिपॉजिट ना होने पे जो पेनल्टी लगेगी दैट शुड नॉट एक्सीड ₹50,000। एंड देन लास्टली वो कहता है इन केस ऑफ इम्पोर्ट द रेलेवेंट रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करानी है तो किस दिन का रेट लेना होता है इनटू इंडियन रुपीज। सो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की है एट पोर्ट, चाहे आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल की हो या आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल की हो, पोर्ट पे आपने जो भी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की है उस डेट पे जो भी CBIC द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड जो रेट है करेंसी का, उस रेट पे आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना है इन इंडियन रुपीज फॉर कंप्यूटिंग कस्टम ड्यूटी देयर अपॉन। यानी यहाँ पे RBI द्वारा नोटिफाइड रेट कस्टम में आपको नहीं लेना होता, वेयर एज आपने GST वैल्यूएशन रूल्स में देखा है वहां पे RBI द्वारा नोटिफाइड एक्सचेंज रेट देखा जाता है। तो GST के अंदर RBI नोटिफाइड रेट देखेंगे, वेयर एज कस्टम्स के अंदर CBIC द्वारा नोटिफाइड रेट ऑफ एक्सचेंज आप लेंगे उस दिन का जिस दिन इम्पोर्टर ने पोर्ट पर बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की है, या तो उन्होंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन व्हाइट वाली कॉपी प्रेजेंट की है या फॉर वेयर हाउस येलो कॉपी प्रेजेंट की है। जिस डेट पे भी व्हाइट या येलो कॉपी सबमिट हुई है, प्रेजेंट हुई है, उस दिन जो भी रेट CBIC ने नोटिफाई किया था उस डेट का रेट आपको कन्वर्जन के लिए कंसिडर करना होगा अंडर कस्टम एक्ट। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आके हमारे जून 18 एंड दिसंबर 18 के MTPs कंक्लूड होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इसके आगे की सीरीज को हम अगले लेक्चर में लेते हैं जिसमें मैं आपको जून 19 और दिसंबर 19 के क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना काफी है। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।